अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर कासिम शाह आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। इससे पिछले लेक्चर में हमने जो है एडिनोकोट्रोफिक हार्मोन्स के बारे में पढ़ा, एड्रिनल ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा और किस तरह ये तमाम हार्मोन्स मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और एंड्रोजन सिक्रीटोरियंस के हवाले से पढ़ा था हमने। आज इनके फंक्शंस को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। जो हमारे पास 90% जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं वो एल्डोस्टेरोन होते हैं। और एल्डोस्टेरोन का बेसिक वर्क क्या होता है कि हमारे जो डिस्टल ट्यूब्यूल है और कलेक्टिंग डक्ट है, वहाँ पे जाके जो है सेल्स जो मौजूद है वहाँ पे उन पे एक्शन परफॉर्म करता है और सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। पोटाशियम और हाइड्रोजन आयंस की सिक्रीशन को जो है उनको भी बढ़ा देता है ताकि वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो सके। अब जो भी एक्सेस एल्डोस्टेरोन हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा जो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो रहा है, हमारा आर्teriयल प्रेशर में जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन जो कि हमारी प्लाज्मा के जो सोडियम कंसनट्रेशन है उस पे जो है ना थोड़ा इफेक्ट करता है, ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। अब नेक्स्ट पॉइंट में ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास अगर एल्डोस्टेरोन रिलीज भी हो रहा है हमारी बॉडी में, एक सोडियम रिटेनिंग हार्मोन है वो, इसके अलावा भी हमारे इसके बावजूद भी जो है ना हमारे पास जो सोडियम की रिटेंशन है वो एसेस अमाउंट में नहीं हो रही होती। अब आर्टियल प्रेशर जो हमारी बॉडी में बढ़ रहा है उसकी वजह क्या है, या तो दो प्रोसेसेस होते हैं, या तो हमारी जो किडनी है वो साल्ट की एक्सक्रीशन कर रही है जिसे हम प्रेशर नाइट्रियूरेसिस कहते हैं, या हमारे वाटर की जो एक्सक्रीशन है उसको बढ़ा रही है जिसको हम प्रेशर डायूरेसिस कहते हैं। अब क्या होता है कि जब एक्सेस एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है तो उस वजह से जो है पोटेशियम की जो एक्सक्रीशन है वो बढ़ जाती है, जिससे जो कंडीशन काज होती है वो है हाइपोकैलेमिया। जब हाइपोक्लीमिया कॉज होती है तो आपके पास इनफ पोटेशियम नहीं होता और आपकी नर्व कंडक्शन में जो है प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं नर्व कंडक्शन हमारे आयंस की एक्सचेंजेस की वजह से होती है। तो इस वजह से हमारे मसल्स में वीकनेस कॉज होती है, उनकी जो इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी है वो उसमें जो है चेंजेस आ जाती हैं। इसके अलावा हमारे पास जो एल्डोस्टेरोन है वो ट्यूबुलर हाइड्रोजन आयंस की सिक्रीशन को भी बढ़ा रहे हैं। इस वजह से क्या होता है कि हमारे पास माइल्ड एल्कलोसिस की कंडीशन भी काज हो जाती है। अब क्या हो कि पहले हमने बात की कि एल्डोस्टेरोन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, अगर अब वो कम प्रोड्यूस होगा तो उसके नतीजे में कौन कौन से जो है हमें कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। उसमें हमारे पास हाइपरकैलेमिया है, क्योंकि जब एल्डोस्टेरोन हमारे पास इनफ नहीं होगा तो क्या जो हमारा सोडियम है वो रिटेन नहीं होगा, सोडियम जो है ज़्यादा जो है अपना एक्सक्रीट हो जाएगा, और जो हमारे पास पोटाशियम है उसकी एक्सक्रीशन जो है कम हो जाएगी। तो जिस वजह से हमारे पास जो है हाइपरकैलेमिया की कंडीशन हो सकती है, या कार्डिक टॉक्सिसिटी की जो है कंडीशन हो सकती है। हमारे जो हार्ट है उसके मसल्स वीक हो सकते हैं, उसकी कंट्रैक्शन जो है वो वीक हो जाती है, एरिथमिया की कंडीशंस डेवलप हो सकती हैं। इसके अलावा हमारा जो हायर कंसनट्रेशन से पोटाशियम की वो हमें हार्ट फेलियर की तरफ भी लेके जा सकती हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लिखा हुआ कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की डेफिशिएंसी जो है हमारे पास सीवियर रेनल सोडियम क्लोराइड की वेस्टिंग होती है और हाइपरकैलेमिया की कंडीशन होती है। नेक्स्ट बात करें कि हमारे पास एल्डोस्टेरोन क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं हमारे सोडियम पोटाशियम ट्रांसपोर्ट को स्वेट ग्लैंड्स में, सलेवरी ग्लैंड्स में और इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल्स में। ये भी इनका एक बेसिक रोल है। एल्डोस्टेरोन जो है ग्रेटली इंक्रीज कर देता है रीअब्जॉर्प्शन को सोडियम क्लोराइड की और जो पोटाशियम की सिक्रीशन को बाय द डक्ट्स। अब क्या होता है कि हमारे स्वेट ग्लैंड जो हैं, जो कि एक इम्पोर्टेंट जो है ग्लैंड्स हैं, डक्ट्स हैं, जो कि हमारी बॉडी के जो सॉल्ट्स हैं उनको कंजर्व करती है इन हॉट एनवायरनमेंट। इसके अलावा सलेवरी ग्लैंड भी जो है हमारे पे जो इसका इफेक्ट हो रहा है वो भी हमारे लिए नेसेसरी है, क्योंकि ये कंजर्व करता है हमारे साल्ट को जब एन एक्सेसिव क्वान्टिटीज ऑफ जो सलाइवास की लॉस्ट हो जाती हैं। अब इसके रेगुलेशन की बात करें तो जिस तरह हमारे पास हमने पिछले लेक्चर में बात की कि जो एल्डोस्टेरोन है उसकी रेगुलेशन बेसिकली इसकी कंसंट्रेशन से ही होती है। इसके बरक्स जो हमारे पास कोर्टिसोल और एंड्रोजीन्स हैं उनकी जो रेगुलेशन हो रही होती है उसमें ACTH का रोल जो है वो ज़्यादा होता है।
एल्डोस्टेरोन हमारे पास ज़ोना ग्लोमेरुलोसा से जो है सिक्रीट आउट होते हैं, उसमें वहाँ पे एंजाइम होता है वहाँ पे एल्डोस्टेरोन सिंथेस, जिसकी वजह से ये सेंसाइज होते हैं। तो वहाँ पे हमने उस एंजाइम को कंट्रोल करना है, उसको इनहिबिट करना है ताकि आगे फर्दर प्रोडक्शन ना हो। अब वो फैक्टर जो कि एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन को बढ़ाते हैं वो कौन कौन से होते हैं? हमारे पास या तो पोटेशियम आयन की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो, हाइपरकैलेमिया की कंडीशन हो, या तो हमारे पास जो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम है उसकी एक्टिविटी जो है ज़्यादा हो। उससे क्या होगा वो हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमारे पास या तो ACTH जो एंटी पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है सिक्रीट हो रहा है, उस वो भी जो है इसको इफ़ेक्ट कर सकता है। लिटिल इफ़ेक्ट होता है लेकिन करता ज़रूर है। इसके अलावा सोडियम आयंस की कंसनट्रेशन हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो ये हार्मोन जो है लेस सेक्रीट होते हैं। तो अब यहाँ पे ये बात करते हैं हम रेगुलेशन की, कि आपको डिहाइड्रेशन हुई है सोडियम की डेफिशिएंसी की वजह से या हेमरेज की वजह से, तो क्या होता है हमारे पास ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज़ होना शुरू होता है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ होता है। तो जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ होता है तो हमारे जो किडनीज़ हैं उनको जो है ब्लड जो है प्रॉपर्ली नहीं मिल रहा होता, उनमें स्टिमुलस जाता है, जिस वजह से हमारा जो रेनिन है वो इंक्रीज़ कर जाता है। रेनिन इंक्रीज़ करता है तो वो लीवर को सिग्नल्स देता है। लीवर्स जो जनरेट कर रहे हैं हमारे पास एंजियोटेंसिनोजिन, जो कि रेनिन की वजह से एक्टिवेट होने के बाद एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो जाता है। वहाँ से भी जो हमारे पास लंग्स से जो है हमारे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है रिलीज़ हो रहे होते हैं और हमारे ब्लड के थ्रू जो है हमारी किडनीज़ के पास आते हैं और वहाँ पे फिर जो है हमारे एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करते हैं, जो आगे जाके फर्दर हमारे एड्रिनल ग्लैंड में जो है जाके अपना इफ़ेक्ट शो करता है। क्या करता है कि वो हमारे एल्डोस्टेरोन के लेवल को बढ़ा देता है। फर्दर फिर ये एल्डोस्टेरोन के फंक्शन को तो आप जानते हैं कि सोडियम की जो रिटेंशन है उसको इंक्रीज़ करता है, वाटर की रीअब्ज़ॉर्प्शन को इंक्रीज़ कर देता है हमारे पास, और सिक्रीशन को बढ़ा देता है पोटेशियम और हाइड्रोजन आयंस की यूरिन में। तो फर्दर जो है फिर हमारे पास इससे जो है ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ होने के बाद फिर जो है हमारा जब ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है तो हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा, जब तक कि वो नॉर्मल अपनी जो है रेंजेस में ना आ जाए। सेम इसी तरह या तो फिर ये डायरेक्ट हमारे जो वैसोकंस्ट्रिक्शन करवा रहा है आर्टरियोल्स की, तो इस तरह जो है फिर वो ब्लड प्रेशर हमारा इंक्रीज़ रहेगा। तो ये सारा मैकेनिज़्म था कि किस तरह हमारा एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन होती है और वो किस तरह जो है कंट्रोल होती है। अब फर्दर हमारे पास हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, जो कि ये भी हमारे पास स्टेरॉइड इन नेचर होते हैं, कोलेस्ट्रॉल से सेंसिस होते हैं और इनके जो 95% पोर्शन जो है वो कोर्टिसोल की फॉर्म में जो है रिलीज़ होता है, जिसे हम हाइड्रोकोर्टिसोन भी कहते हैं। इसके अलावा एडिशनल अमाउंट जो है स्मॉल अमाउंट में जो सिक्रीट होते हैं वो कोर्टिस्ट्रोन है। इफ़ेक्ट्स की बात करें तो ये हमारे ग्लाइकोनियोजेनेसिस को जो है प्रमोट करता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस हमारे पास जो है ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को कहते हैं हम, यानी कि हमारा जितना भी ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में हमारे मसल्स में हमारे लीवर में स्टोर कर लेता है, ताकि हमारे जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको प्रॉपर्ली जो है बैलेंस किया जा सके। इसके अलावा ये कोर्टिसोल जो है हमारे एंजाइम जो हमें रिक्वायर होते हैं अमीनो एसिड्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए लीवर में, तो उनको भी बढ़ा देता है। इसके अलावा ये हमारी अमीनो एसिड्स की मोबिलाइजेशन करवाता है एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज़ में, मसलन जैसे हमारे मसल्स में। इसके अलावा प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म में इनका बड़ा रोल है। वहाँ पे ये जो है ट्रांसक्रिप्शन को प्रमोट करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ा देते हैं लीवर के अंदर। इसके अलावा कैटाबॉलिक इफेक्ट्स जो है हमारे एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू में, उनकी वजह से हमारी जो प्रोटीन की जो डिग्रेडेशन है वो इनहांस हो जाती है। इसके अलावा लिपिड मेटाबॉलिज्म में बात करें तो ये लिपोलाइसिस को इंक्रीज़ कर रहे हैं हमारे एडिपोज टिश्यूज़ में। इसके अलावा हमारी जो ट्राइग्लिसराइड की सिंथेसिस है उसको रिड्यूस कर रहे हैं। अगर वाटर और इलेक्ट्रोलाइट मेटाबॉलिज्म में बात करें तो इसकी डेफिशिएंसी जो है हमारे इंक्रीज़ करवाती है प्रोडक्शन को, ADH को, जिस वजह से GFR रेट जो है डिक्रीज़ हो जाता है और वाटर की रिटेंशन जो है हमारी बॉडी में बढ़ जाती है। अगर इम्यून सिस्टम में बात करें तो कोर्टिसोल हमारे पास वो सब्सटेंसेस हैं जो कि हमारे इम्यून रिस्पॉन्सेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है सुप्रेस कर रहे हैं। अब क्या होता है कि जो सेल्स हमारे पार्टिसिपेट करते हैं इम्यून रिएक्शंस में, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में, तो उनको जाके ये इनहिबिट करते हैं, उनमें जाके अपना रोल प्ले करते हैं और इसलिए इस वजह से हम इन्हें पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स कहते हैं। अगर ये इवन कि ये सिक्रीट हो रहे हो नॉर्मल लेवल में,
मिसाल के तौर पे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की बात कर लें, जिसमें हमारे पास प्रेडनिसोलोन जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, उनको यूज़ किया जाता है हमारी जो उन डिजीज़ में जो कि इन्फ्लेमेशन काज कर रही होती है, या ऑटोमिन डिजीज़ जितनी भी हैं उनमें हम इनको यूज़ करते हैं ताकि हमारे जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज उनको सप्रेस किया जा सके। फर्दर जो इफेक्ट्स में बात करें हम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या हमारा कोर्टिसोल रोल प्ले कर रहा है, तो हमारी कॉन्ट्रैक्शन जो है हमारे उसको जो है ना ये प्रमोट कर रहा है। हमारी जो मिस साइड आर्टरीज होती हैं उनमें जो है ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ कर रहा है। इसके अलावा ये डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है हमारे हार्ट को, हमारी जो सोडियम और पोटेशियम की जो कंसंट्रेशन है हार्ट सेल्स में, उनकी रेगुलेशन करवा के उनकी स्ट्रेंथ को जो है हमारी उनकी सिग्नलिंग को बढ़ा के, ताकि हमारे जो मसल्स की कंट्रैक्शन है हार्ट के वो बढ़ जाए। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम इसकी बात करें तो हमारे जितने भी बिहेवियर्स हैं, मोड्स हैं, एक्साइटेबिलिटी कंडीशंस हैं, या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है न्यूरॉन्स की ब्रेन के अंदर, तमाम की तमाम जो है इस केस में एक्सेस या डिफिशिएंसी पे डिपेंड करती है कोर्टिसोल लेवल पे की। अब जो मेजर साइंस सिम्टम्स की बात करें एड्रिनल फटीगिटी की, तो उसमें हमारे पास मूडीनेस आ जाता है, डिक्रीज टॉलरेंस आ जाती है, हमारी जो थॉट्स हैं उसमें क्लैरिटी नहीं होती, उसमें डिक्रीजिंग आना शुरू हो जाती है, हमारी जो मेमोरी है उसमें भी डिक्रीजिंग आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा जो है हमारा ब्रेन का जो है काफ़ी हद तक जो है इफ़ेक्ट होता है, डिटेल इफेक्ट्स प्रोडक्शन से भी हो सकता है और ओवर प्रोडक्शन से भी हो सकते हैं इसके। अब रेगुलेशन की बात करें या कि किस तरह हम इसको रेगुलेट करते हैं, तो अभी जैसे हमने बात की कि ACTH जो कि एड्रीनोकोर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स है, वो हमारी जो कोर्टिसोल है उसकी सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। अब इस कोई भी स्टिमुलाई, डायरेक्ट स्टिमुलाई जो है इसके इफेक्ट को कंट्रोल नहीं कर सकता, और एड्रीनल सेल्स को मजबूर नहीं कर सकता कि वो कोर्टिसोल को रिलीज़ करें। कि टोटली जो है ACTH इंटीरियर एड्रीनोकोर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स पे डिपेंड करती है, जो कि डीएनए का जो है हार्मोन है। कॉर्टिकोट्रॉफिन इक्वल या एंटीकोट्रॉफिन, ये तमाम एक ही चीज़ हैं, लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। इसके अलावा ACTH की सिक्रीशन जो है हमारे कॉर्टिकोट्रॉफिन रिलीजिंग फैक्टर्स कंट्रोल कर रहे हैं, जो कि बेसिकली हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स हैं। CRF भी हमारे पास पेप्टाइड इन नेचर होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई भी आपको स्ट्रेस आया है तो आपका क्या होता है, कॉर्टिकोट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन्स जो कि हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स हैं वो उनको सिग्नल्स मिलते हैं, वो आगे फर्दर ACTH की रिलीज़ करवाते हैं। ACTH फर्दर हमारा एड्रिनल ग्लैंड्स पे एक्ट करके जो है एड्रिनल कॉर्टेक्स पे कोर्टिसोल की प्रोडक्शन करवाता है, जो कि फर्दर आगे हमारे लीवर में, फैट में, मसल्स में, लिम्फोसाइट्स वगैरह में जाके अपना एक्शन परफॉर्म करता है। यही अगर इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए तो हमें सिग्नल मिलता है, हमारा ACTH इनहेबिट हो जाता है, या हमारा डायरेक्ट हमारे एपिथैलेमस को सिग्नल मिलता है, तो जो है हमारी जो प्रोडक्शन है वो स्टॉप हो जाती है। तो इन सब चीज़ों में भी यही बातें लिखी हुई हैं कि कौन कौन सी हमारी हो रही है कि ACTH हमारा जो एक्टिवेट कर रहा है एड्रीनोकोर्टिकल सेल्स को, ताकि वो स्टेरॉइड्स की प्रोडक्शन करवाएं, जिस वजह से हमारा साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट की प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाती है। जो जो प्रिंसिपल इफेक्ट है हमारे ACTH का वो यही है कि वो एक्टिवेट कर रहा है एडेनाइल सिसलेस को हमारे सेल मेम्ब्रेन में, और इस वजह से क्या होता है, फॉर्मेशन होती है CAMP की साइटोप्लाज्म के अंदर। तो CAMP जो है हमारा एक्टिवेट करता है इंटरसेलुलर एंजाइम्स को, जो कि फॉर्मेशन करवाते हैं हार्मोन्स की या सेगम, और एक्ट कर रहे होते हैं एज अ सेकंड मैसेंजर सिग्नल सिस्टम। अब रेगुलेशन ऑफ कर्सर सिक्रीशन इस चीज़ में फर्दर यही सारी चीज़ें हैं कि किस तरह प्रोटीन काइनेज हमारा अफेक्ट कर रहा है नियर कन्वर्शन को, रेस्टोर की प्रेग्नोलोन में हो रही है, लॉन्ग टर्म स्टिमुलेशन जो एड्रेनल कॉर्टेक्स की वजह से, जो ACTH से हमारी लॉन्ग टर्म स्टिमुलेशन हो रही है, तो इसकी सिक्योरिटी रेट को बढ़ा देता है, इससे हमारी हाइपरट्रॉफी होती है, प्रोलिफरेशन की कंडीशंस भी आ जाती है। कि जैसे अभी हमने पीछे डायग्राम को डिस्कस कर लिया सारा, ये सारी यही बात है कि मेंटल स्ट्रेस होगा, फिजिकल स्ट्रेस होगा, तो जिससे हमारा ACTH की सिक्रीशन इंक्रीज़ होगी। तो जब ACTH की सिक्रीशन इंक्रीज़ होगी तो हमारा लिम्बिक सिस्टम, स्पेशली हमारे मैग्डेला हिप्पोकैम्पस रीजन्स हैं, उनमें स्टिमुलेशंस होंगी और ट्रांसमिट करेंगे सिग्नल हमारे पोस्टीरियर मिडिंग हाइपोथैलेमस को। तो इस तरह जो है फिर ये हमारा जो है ना इनकी जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। फर्दर यही बातें, तमाम बातें सेम ही लिखी हुई हैं कि हमारा जो इन्हिबिटरी इफेक्ट ऑफ कोर्टिसोल किस तरह होगा, ये हाइपोथैलेमस पे जो है सिग्नल जाएंगे और इंटीरियर पिट्यूटरी में जाएंगे, तो जिस वजह से ACTH की सिक्रीशन स्टॉप हो जाएगी। कोर्टिसोल जो है डायरेक्ट नेगेटिव फीडबैक पे जो है हमारा जो है वर्क कर रहा है, या तो हमारे हाइपोथैलेमस को सिग्नल जा रहा है तो जिस वजह से CRF की जो है प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो जाएगी, या हमारे इंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल्स जा रहे हैं
जिससे ACTH की प्रोडक्शन जो है डिक्रीज़ हो जाएगी। ओवरऑल जो हमारा प्लाज्मा कंसनट्रेशन है कोर्टिसोल की, वो उसको रेगुलेट करने में ये हेल्प कर रहे होते हैं। तो आगे फर्दर सर्केडियन रिदम की बात की कि हमारा जो ग्लूकोकॉइड्स की सिक्रीशन है वो हमारे ओवरऑल डे के हिसाब से कब ज़्यादा होती है, कब कम होती है, तो उसको हमने जो है ना डिस्कस किया हुआ। ये अर्ली मॉर्निंग में जो है हमारी जो कोर्टिसोल है उसकी प्रोडक्शन हाई होती है एज़ कम्पेयर टू लेट इवनिंग। लेट इवनिंग के दौरान जो है सबसे कम प्रोडक्शन हो रही होती है। तो आप यहाँ पे ये ग्राफ देख सकते हैं कि किस तरह हमारी प्रोडक्शन हो रही है। हमारी जो 24 हॉर्स साइक्लिक अल्ट्रेशन है उसको दिखाया गया है सिग्नलिंग फॉर्म में कि किस तरह हाइपोथैलेमस में सिग्नल्स लेके आ रहे हैं, उसके बाद फर्दर जो है उसकी कोर्टिसोल की सिक्रीशन हो रही है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी तरह की ग्राफ दिखाई हुई हैं, ज़्यादा कोई बात नहीं है इसमें समझने वाली, कैसे यही दिखाया हुआ कि आपकी सिक्रीशन किस तरह, किस कंडीशन में किस तरह हो रही है। तो सिंथेसिस या सिक्रीशन की बात करें ACTH की, तो हमें मालूम ही है कि किस तरह होती है। हमारे जो ACTH एंटी पिट्यूटरी हार्मोन से सिग्नल्स आए हैं, उसके बाद इसी तरह इसकी एसोसिएशन को जो है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के साथ, लिपोट्रोपिन के साथ और इंडोर्फिन के साथ जो है ना थोड़ा सा रिलेट किया हमने। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि जब नॉर्मल कंडीशन होती है कोई भी हार्मोन जो है ना सिक्रीट नहीं होता है इनफ क्वांटिटी में। जब कोई इस तरह की कंडीशन आई है ह्यूमन बॉडी को, हमारा उसके इफेक्ट की नीड्स है, तो जो है हमारे पास कोई भी जो उसका जनरेटिंग फैक्टर है वो अपनी कंसंट्रेशन को शो करेगा, फर्दर फिर अपने जो ग्लैंड पे एक्ट करेगा और फिर उसकी हार्मोन्स की प्रोडक्शन करवाएगा। तो सेम इसी तरह है, ये तमाम चीज़ें हमारे स्टिमुलस के तौर पे एक्ट कर रही हैं, इस तरह कह सकते हैं आप। अच्छा, एड्रिनल एंड्रोजेंस की बात करें जो कि हमारा थर्ड हार्मोन भी है और लास्ट हार्मोन भी है हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स का। बेसिक ये हमारे पास हमारा एक्टिव मेल सेक्स हार्मोन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्मोन है हमारा, जो जितने भी मेल सेक्स करेक्टर्स हैं, ठीक है, उनको जो है जनरेट करवाता है, जिसमें हमारे पास मेन एड्रिनल एंड्रोजेंस जो है डिहाइड्रो एपी एंडोस्टेरोन्स आते हैं। इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो है फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं और सेक्रेट होते हैं मिन्यूट क्वांटिटीज़ में। अच्छा, वीक इफेक्ट्स की बात करें ह्यूमन्स में, तो हमारे पास अर्ली डेवलपमेंट जो है मेल सेक्स ऑर्गन्स की, वो इसी एंड्रोजेंस की वजह से होती है, और माइल्ड इफेक्ट जो है फीमेल्स में भी होता है थ्रू आउट द लाइफ। जिस तरह प्यूबिक और एक्सिलरी हेयर की बात करें तो ये करेक्टरिस्टिक्स फीमेल्स के अंदर भी एंड्रोजेंस की वजह से होती है। तो इसी तरह एक्स्ट्रा एड्रिनल टिश्यूज़ जो है हमारे इन हार्मोन्स को कन्वर्ट करता है इनटू टेस्टोस्टेरोन, जो कि हमारे प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन्स हैं, जो हमारे फर्दर हमारी लेट लाइफ में, हमारी मिड लाइफ में आगे चल के हमारे जो जितने भी मेल सेक्स करेक्टर्स हैं उनको डेवलप करते हैं और रिप्रोडक्शन में भी जो है शामिल होते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। फर्दर लेक्चर में अब इनकी अबनॉर्मलिटीज़ को जो है डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं और कमेंट भी करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।